एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा देखो, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में एलिमिनेशन रिएक्शन में लेक्चर 2 में आ गए। और आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में, है ना, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात की थी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था वहाँ पर कि क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चेक की थी। देन आज हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग को आज क्या कवर करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो बेसिकली आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा, इवन रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इवन रिएक्शन की। इवन रिएक्शन मीन्स वन मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग आज? यूनिमॉलिक्यूलर। वन मीन्स यूनी, है ना, यूनिमॉलिक्यूलर, और ई मीन्स एलिमिनेशन। सो दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। और उसके पहले हम लोग स्टार्ट करें, सबसे पहले बात करते हैं बेटा यहाँ पर हम लोग जेडीजी सेक्शन की। किसकी बात करते हैं? जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं। और देखिए क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो हम लोग आज बात करेंगे इवन रिएक्शन की, बात तो होगी ही होगी। आज हम लोग बात करेंगे बेसिस यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी दिखाया था। आज जस्ट मैं आपको दिखा के आगे बढ़ जाऊंगा। क्योंकि इसकी बात हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ बेसिस एंड सबस्ट्रेट यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी हम आपको पहले करा चुके हैं। देन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जबरदस्त तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ से यहाँ तक कर चुके हैं, राइट। सो हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन रिएक्शन की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट, सिमिलैरिटी बिटवीन SN1 एंड E1। SN1 हम कर चुके हैं बहुत डिटेल में, तो E1 और SN1 में क्या क्या, E1 और SN1 में क्या क्या सिमिलैरिटी है बेटा, उसकी बात करेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन SN1 और E1 रिएक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस की बात करेंगे बेटे। देन इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 रिएक्शन, इस पर क्या बेस्ड क्वेश्चन, वो बात करेंगे। देन मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन व्हेन वाटर H2O एक्ट्स एज ए बेस, ठीक है, तो उसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवन रिएक्शन व्हेन H2O एक्ट्स एट ए बेस, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, वो सारी बात करेंगे। देन एनर्जी लेवल डायग्राम, किसकी बात करेंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ इवन रिएक्शन व्हेन H2O एक्ट्स एज ए बेस। तो बहुत जबरदस्त और तगड़ा सेशन होने वाला है बेटा, ये वाला भी एकदम, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो भी हम लोग करेंगे, सारे क्वेश्चंस आप चुटकी में ऐसे खटाखट निपटाते चले जाएंगे। ये गारंटी है, मेरी गारंटी है, एकदम 100% गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का नहीं रुकेगा अगर मेरे लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से देखे हैं तो। चलिए, तो अगर आप बात करें आगे नेक्स्ट, एंड दैट इज बेसिस यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये मैं आपको दिखा चुका हूं बेटा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वीक बेस होगा, मॉडरेट बेस होगा, क्या चीज़ें हैं, ये सब के सब हम लोग लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी बात कर चुके हैं, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म में भी बात कर चुके हैं। बहुत बार, हजारों बार इसकी बात हो चुकी है ना। तो ये सारे देखो, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, LDA क्या है, सारा कुछ आपके सामने है, राइट। देन हम यहाँ पर इसकी बात भी कर चुके हैं कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अल्कोहलिक केवज का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। देन हम लोग यहाँ पर वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इन सब का क्लासिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, वो सारी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेटे, है ना। जस्ट एक बार आप देख लो, है ना, सो दैट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इन सब की जरूरत हमें आज की क्लास में बहुत तगड़े से पढ़ने वाली है बेटे, बहुत तगड़े से पढ़ने वाली है। देन हम लोग इसकी बात भी कर चुके हैं बेटा, टाइप्स ऑफ बेसिस एंड सबस्ट्रेट्स यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम देखें तो देखो, ये लिस्ट मैं पूरी की पूरी आपको बता चुका हूं बेटे। ये आप देख सकते हो कि वीक बेस होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, मॉडरेट बेस होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग बेस में बेटा आप एक चीज देख रहे हो, अगर एलिमिनेशन होता है तो E2 होता है, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हीट है तो क्या होता है? एलिमिनेशन, E2 होता है वो भी, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। देन मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, अब स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म, है ना, अब स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल, राइट। तो देखिए जनाब, अगर हम बात करें इवन रिएक्शन की, तो हमने यहां पर क्या किया बेटा? बेस लिया। क्या लिया? बेस लिया। ये आपका लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, और आपको पता है कि जिससे लगा हुआ कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है, और ये आपका दूसरा वाला बीटा कार्बन है, और इससे लगा हुआ हाइड्रोजन आपका बीटा हाइड्रोजन है। तो ये 1 है तो ये 2 है। अब होगा क्या बेटा, यहां पर लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, राइट, और ये बेस क्या करेगा बेटा, फिर इस H को अपने साथ खींच ले जाएगा, BH बनाएगा, और यहां से देखो H प्लस निकलेगा तो यहां माइनस आएगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो माइनस, और यहां प्लस आएगा, और प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। देखिए आपका ये बन गया, लिविंग ग्रुप बाहर और H भी बाहर। सो लिविंग ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, होगा हमेशा, या लिविंग ग्रुप जहां पर होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उसके साथ क्या रिमूव होगा? बीटा हाइड्रोजन। तो कुछ इस तरह का रिएक्शन। तो आप बोल रहे बेटा 1-2 एलिमिनेशन है कि नहीं है?
तो आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि E1 हो चाहे E2 हो या E1CB हो या EI हो चाहे EC हो, ये सब के सब किसके पार्ट हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के। हम लोग अल्फा एलिमिनेशन की बात भी करेंगे, हम लोग गामा एलिमिनेशन की बात करेंगे, हम लोग 1-1 एलिमिनेशन की बात भी करेंगे, हम लोग 1-3 एलिमिनेशन की बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात हो रही है वो 1-2 एलिमिनेशन की हो रही है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है बेटे। पहले इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, चलिए। तो ये तो आपका रिएक्शन हुआ, ये बेटा क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। अब इसका प्रॉपर मैकेनिज्म, अच्छा देखो बेटा, मैकेनिज्म को बढ़िया तगड़े से समझना, हर एक प्रोसेस को समझना है कि कौन सा प्रोसेस एक्जो होगा, कौन सा प्रोसेस एंडो होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, इतना हमें पता है। क्या पता है? कि जब कभी भी बेटा हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाते हैं, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, ये चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े से पहले भी बात कर चुके हैं। तो प्रोसेस हमेशा क्या होता है? एक्जो होता है। और जब कभी भी हम लोग, मतलब उसमें क्या होता है? हीट रिलीज होता है, हीट, नेट हीट जो होगा वो क्या होगा? नेट हीट रिलीज होगा, रिलीज होगा। ठीक है। और अगर मोर स्टेबल से हम कहाँ जाते हैं बेटे? लेस स्टेबल। जैसे कि हम एलिमिनेशन में जाते हैं, लेस स्टेबल जाते हैं, तो बेटा मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाते हैं, तो आपका डेल इज ग्रेटर देन 0 होगा बेटा, ये आपका एंडो होगा, है ना। और इसमें हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, नेट हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा बेटे, है ना। तो ये आपका एक्जो और ये आपका ये एंडो। ठीक है। Whenever there is a bond formation, देख लो अभी आप, बार बार नहीं बोलूंगा। Whenever there is a bond formation, there is a bond formation, bond formation, always energy is released, always energy released, always energy released. Okay बेटे। Whenever there is a bond breaking, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड को तोड़ोगे बेटे तो क्या होगा? एनर्जी लगेगी नहीं। सो एनर्जी, ऑलवेज एनर्जी रिक्वायर्ड, ऑलवेज एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है। तो इसमें जो नेट डेल एच आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसमें जो नेट डेल एच आएगा बेटे वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। राइट, चलिए, क्लियर बेटे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बेसिस पे अगर हम समझेंगे चीज़ों को तो बहुत, और ये सारी चीज़ें बेटा हम लोग बहुत डिटेल में बहुत पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। तो बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से देखें बेटे। चलिए शुरू करें। उसके पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं बेटे, पानी। सारी चीज़ें बताऊंगा, चुन चुन के सब कुछ, सॉल्वेशन वगैरह हर चीज़ आएगी बेटे। देखो रिएक्शन बेटा कुछ ये है। तो देखो बेटा, आपका ये लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप है। अब ये अल्फा कार्बन होगा तो ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा। सिमेट्रिकल है बेटे ये सब के सब। तो ये जितने भी हाइड्रोजन, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ, ये सब के सब बीटा है। तो अभी हम क्या करेंगे? लिविंग ग्रुप को निकालेंगे और बेटा किसी एक बीटा हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड C, उससे लगे हुए 2 CH3। ये तो आपको पता है, प्रोडक्ट बन गया, एलिमिनेशन हो गया। और यहाँ पर ये बेस है आपका। अब यहाँ पर ये भी देखेंगे कि बेस स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब बताएंगे बेटा, सारी बातें करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। अब देखिए पहले स्टेप में क्या होने वाला है जनाब, कि ये जो Cl है, दिस इज लिविंग ग्रुप बेटे, दिस इज लिविंग ग्रुप, दिस इज लिविंग ग्रुप। तो ये Cl आपका क्या है बेटे? लिविंग ग्रुप है। अब ये लिविंग ग्रुप जो है, सबसे पहले बेटा क्या होगा? ये बॉन्ड वीक होगा, धीरे धीरे ब्रेकिंग स्टार्ट होगा इसका। देखो ये बॉन्ड वीक हो रहा है, वीक हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा बेटे। क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। और बॉन्ड यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड इज ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब चूंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेटा, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि भाई ये प्रोसेस फास्ट तो नहीं होगा, ब्रेक होने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना बेटे। तो ऑब्वियस ये बात है, ये प्रोसेस कैसा होगा, है ना। ये बॉन्ड यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है बेटे, ब्रेक हो रहा है। तो ये स्टेप कैसा होगा? स्लो स्टेप होगा। और अगर ये स्लो स्टेप है, इसका मतलब यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और उसके बाद फिर फाइनली क्या होगा बेटा, कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो Cl माइनस यहाँ बाहर निकल जाएगा, इस तरह से माइनस बाहर निकल जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ओहो, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, और एंड दिस इज क्लासिकल कार्बोकैटायन, है ना। एक्चुअल डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, ये जो कार्बोकैटायन बना है। इसका मतलब इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, इफ, याद करो बेटा, ये स्टेप 1 E1 का जो है एग्जैक्टली सेम है, किसके बराबर है? SN1 के बराबर। क्या नहीं है क्या बेटे?
क्या नहीं है? क्या एकदम सेम है कि नहीं बेटे? तो E1 का और SN1 का जो स्टेप 1 होता है, और स्टेप 1 क्या है? RDS स्लो स्टेप है बेटे, स्लो स्टेप है। क्या यहां पर कोई बेस का काम आया? अभी कोई बेस का काम नहीं है, कोई बेस का काम नहीं। अब यहीं पर बताएंगे बेस स्ट्रांग होना चाहिए कि वीक होना चाहिए, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। तो बेटा देखो, तो यहां पर ये ब्रेक हुआ, ट्रांजिशन स्टेट आया, ब्रेक करने के लिए चूंकि इसको एनर्जी लगा यहां पर, तो बेटा बताओ ये प्रोसेस कैसा होगा? आपने कहा था व्हेनेवर देयर इज ए बॉन्ड ब्रेकिंग एंड देयर विल बी एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, या फिर आप ये कह सकते हो, देखो अब बहुत सारे तरीके हैं बेटा। ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल से चार्ज जा रहे हो, न्यूट्रल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज, तो बेटा मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो या बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, इसका जो डेलेज आएगा दैट विल बी, आप बताओ बेटे डेलेज क्या होना चाहिए? अरे बोलो, यस एग्जैक्टली सही कहा, डेलेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, डेलेज पॉजिटिव होना चाहिए। और ये प्रोसेस जो होगा आपका, ये वाला प्रोसेस जो होगा कैसा होगा बेटे? एंडो होगा, एंडो। चलिए स्टेप 1 आई होप कि एकदम जबरदस्त तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आया बेस, अब आया बेस। तो भैया जैसे इस पे प्लस चार्ज आया, देखो बेटा ये कौन सा कार्बन था? अल्फा, उसी पे तो Cl लगा था और अल्फा से तो Cl निकला है, तो ये वाला कौन सा? अल्फा ही तो है, ये अल्फा। तो इसका मतलब ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तीनों सिमेट्रिकल है, तो ये हाइड्रोजन, कोई एक हाइड्रोजन को दिखाना होगा, तो ये दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन। ओहो, कहानी क्लियर बेटे। अब क्या होगा कि बेटा ये जो प्लस चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन्स को प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, खींचेगा और इस हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन बना देगा, दैट कैन बी इजीली रिप्लेसेबल। और दूसरा यहां पर बेस है, ओहो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन बेटे, ये देखो, तो चूंकि इजीली रिप्लेसेबल है तो एसिडिक नेचर शो करेगा, और बेटा ये बेस है, ये खटाक से H प्लस को अपने पास ले जाएगा, और इसके पास लोन पेयर है और इसका प्लस चार्ज, तो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आ जाएगा, तो BH प्लस बन जाएगा। देखिए जनाब, ओहो। अच्छा, अब प्रॉपर मैकेनिज्म देखते हैं इसका। तो देखो क्या हुआ, आप समझे बेटा? तो ये तो क्या होगा, बेस इसको खींचेगा, तो बेटा खींचेगा तो प्लस और लोन पेयर बॉन्ड बनाने लगे, तो यहां बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा, देखो बॉन्ड मेकिंग होने लगा। और H प्लस चूंकि इधर जा रहा है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा, देखो बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, राइट। जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाने लगेंगे, H प्लस, सॉरी H प्लस है तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाने लगेंगे, और ये प्लस है ना भाई, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं बेटा, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ माइनस जैसे डेवलप होगा तो माइनस प्लस के बीच में एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो जरा देखिए बेटा, बॉन्ड मेकिंग यहाँ पर जो माइनस डेवलप होगा, माइनस प्लस में बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा, और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन, देखिए आप जनाब यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने इसके दे रहा है, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा, तो देखो ये टूटने लगा, और बेस और एसिड के बीच का बॉन्ड तो बहुत तगड़े से, बहुत तेजी से बनता है। दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन, एंड ऑल द एसिड बेस रिएक्शंस आर एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये कैसी रिएक्शन होंगी? एक्जोथर्मिक होंगी। ऐसे भी कह सकते हो कि देखो ये चार्ज था, और चार्ज से बेटा ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। बेटा बताओ, इंटरमीडिएट से फाइनल न्यूट्रल प्रोडक्ट बन गया बेटे, आप बताओ। सो यहाँ पर क्या होगा कि भाई चार्ज है तो लेस स्टेबल होगा, और प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल, तो लेस से मोर स्टेबल इज ऑलवेज रिलीज ऑफ एनर्जी, सो दिस विल बी योर एक्जोथर्मिक प्रोसेस। इसका जो डेलेज होगा दैट विल बी लेस देन 0। तो ये जो आपका आया, दिस इज TS2, ये जो आपका आया बेटा, ये क्या है? TS2। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं बेटे कि ये TS1 है और एक TS2 है, एक है TS1 और एक है TS2, बात को समझिएगा, किसका एनर्जी ज्यादा होगा? भैया यहाँ तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है ना TS1 के केस में, तब तो ये टूटा है, यानी TS1 का एनर्जी ज्यादा होगा, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुआ है तो इसका एनर्जी क्या होगा? कम हो जाएगा। सो TS1, एनर्जी ऑफ TS1 इज मोर देन एनर्जी ऑफ TS2। और नेट जो प्रोसेस है, आपको पता है बेटा कि नेट जो प्रोसेस एलिमिनेशन रिएक्शन का होता है, आपको बताया था यहाँ पर, जैसे इसको देखो, यहाँ पर आपका बेस, और बेटा यहाँ पर आपका है ना बेस के साथ H प्लस BH प्लस, और प्लस यहाँ पर बेटे क्या आएगा? Cl माइनस। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दो, ये जो नेट प्रोसेस होता है मैंने आपको बताया था, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस नेट होता है तो बेटा नेट जो ग्राफ बनता है इसका, ये वाला प्रोडक्ट वाला पार्ट ऊपर रहता है, रिएक्टेंट वाला पार्ट नीचे रहता है, क्योंकि इसका जो डेलेज होगा ये वाला, ये डेलेज क्या होता है? HP माइनस HR होता है बेटे, HP माइनस HR, है ना, बात को समझो बेटा। तो देखो HP ज़्यादा है ना बेटे, देखो ऊपर है ना ये, सो HP इज मोर देन HR, HP इज मोर देन HR, तभी ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डेलेज पॉजिटिव है, इसलिए ये वाला लाइन प्रोडक्ट का ऊपर रहेगा। चलो, तो देखो अब इसका ग्राफ अगर बनाया जाए, तो ये रिएक्टेंट है, ये एनर्जी वर्सेस टाइम की ग्राफ बात करें अगर हम लोग, हो जाए तो रिएक्टेंट, और ये देखो प्रोडक्ट, ये ऊपर है कि नहीं? तो पहले तो नेट जो रिएक्शन थी वो क्या थी? एंडोथर्मिक। ये आपका नेट रिएक्शन है, तो नेट रिएक्शन आपकी क्या थी? एंडोथर्मिक। हम लोग पहले भी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रूव कर चुके हैं, तो इसका जो नेट रिएक्शन होगा दैट विल बी एंडोथर्मिक। देखो प्रोडक्ट ऊपर है। अब जरा देखिएगा, अब क्या होगा बेटे? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, एनर्जी बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते TS1 बनेगा, तो ये देखो TS1 बन गया TS1। चलिए TS1
समझ गए? तो ये TS1 ये वाला पार्ट यहाँ पे आया, राइट। उसके बाद फिर रिएक्शन इंटीग्रेट का आपका टाइम बन रहा है। अब बेटा एक चीज आप मुझे बताओ, ये जो TS1 यहां तक बन गया, तो ये देखो यहां से यहां तक ये प्रोसेस कैसा था बेटा? एंडो था, तो इसका ग्राफ कैसे जाना चाहिए? कुछ इस तरह का जाना चाहिए। एंडो था, देखो आप यहां तक पहुंचे। उसके बाद आप देखो TS2 का एनर्जी कम है बेटे, तो अब क्या होगा? जब आप यहां से आगे बढ़ोगे, TS2 बनाओगे, तो बेटा देखो यहां से एनर्जी देखो, ये TS2 का एनर्जी TS1 का ज़्यादा है, TS2 का कम है, तो यहां तक जाएगा, उसके बाद फिर यहां चला जाएगा। यहां पर जो बनेगा मिनिमा पर, वो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। सो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ। आई होप आप ग्राफ भी तगड़े से समझ गए होगे, मस्त और जबरदस्त तरीके से। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, कैसे बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, बेटा कार्बोकैटायन बन रहा है। अच्छा बेस की बात करें, बेस यहाँ पर वीक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? बताओ जरा, पहले बताओ तो, जो RDS है बेटा, उससे बेस का तो कोई लेना देना ही नहीं है, उससे बेस का तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब यही RDS है, तो यही पूरा का पूरा सब कुछ रिएक्शन का जो भी प्रॉपर्टीज है बेटा, स्टेप 1 पे ही डिपेंड करेगा। और स्टेप 1 पे चूंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल सबस्ट्रेट, और यही RDS है बेटे। RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सब कुछ वही डिसाइड करता है। तो बताओ बेटा, तो ये एक ही मॉलिक्यूल तो है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, है ना। इफ देयर इज ए चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, देन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटा, बात समझ में आ रही है ना? अगर ये बेस स्ट्रांग होता तो पता है क्या होता? यहां पर बीटा हाइड्रोजन है ना बेटे, ये अल्फा, देखो Cl तो माइनस आई है ही, नो डाउट, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कुछ ना कुछ तो एक्टिव होगा ही इसका जो बीटा हाइड्रोजन है। अगर ये स्ट्रांग होता तो बेटे पहले बेस अगर स्ट्रांग होता तो पहले से ही H+ को खींच लेता, और स्टेप फर्स्ट आपका क्या हो जाता? फास्ट हो जाता, और फिर कार्बोकैटायन नहीं बन पाता। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट देखे गए हैं, उनका जो मैकेनिज्म देखा गया है, उसमें पहले कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो अगर हम स्ट्रांग, तो बात समझे, तो अगर हम स्ट्रांग बेस लेंगे तो पहले से ही हुए भाई, स्ट्रांग बेस है तो खटाक से एक्टिव हाइड्रोजन को खींच लेगा, और खींच लेगा तो ये रिएक्शन एसिड बेस की हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी बेटे पहली। जबकि एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि भैया जो आपका कार्बोकैटायन बनता है, वो पहले कार्बोकैटायन बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से फिर आगे हम बढ़ते हैं और प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसलिए जो बेस है ये स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? वीक बेस। तो जनरली जो वीक बेस होते हैं बेटे, आप याद करो, वो E1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। और वीक बेस या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो SN1 की बात करते हैं। याद कर लो, देख लो, लिंक कर लो आप बेटे। चलिए, मैकेनिज्म में आनंद आया होगा। अब इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग अब। तो देखिए क्या क्या है। अच्छा एक चीज बताओ बेटे, अब चूंकि रेट डिटर्मिनिंग प्रोसेस यही है, तो इसका रेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अच्छा, आपको पता है जितने भी स्टेप्स लिखते हो सारे एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं, वो सारी रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है बेटा, तो बताओ इसका कोफिशिएंट बेटा कितना है? 1 है। तो एलिमेंट्री स्टेप के केस में जो मॉलिक्युलैरिटी होता है बेटा, वही ऑर्डर होता है, यानी इसका ऑर्डर कितना है? 1 है। और बेटा हम लोग जब रेट का फॉर्मूला लिखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लिखेंगे, टू द पावर 1, बिकॉज दिस इज एलिमेंट्री स्टेप, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। या फिर आप कह सकते हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3। ये सब हमने SN रिएक्शंस जरूर देखे बेटा, है ना। और ये Cl पावर 1 यूनिमॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्युलैरिटी भी इसकी 1। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, अगर आपसे पूछा जाए इसका नेट मॉलिक्युलैरिटी कितना, अच्छा ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुई? 2 स्टेप में हुई बेटे। तो अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म अगर एक स्टेप से ज्यादा जाता है, तो वो रिएक्शन कैसा होता है? नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस का मॉलिक्युलैरिटी डिफाइंड नहीं होता है। मॉलिक्युलैरिटी ऑफ नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस इज नॉट डिफाइंड। बोलो बेटे, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मॉलिक्युलैरिटी ऑफ दिस नेट रिएक्शन, आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। बट अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्युलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू RDS कितना है, तो भैया जो एलिमेंट्री, ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, सो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज डिफाइंड। तो भैया मॉलिक्युलैरिटी और RDS ही सब कुछ है चूंकि, तो इसलिए हम यहां से हम बात मॉलिक्युलैरिटी की करेंगे, बट हम क्या करेंगे? RDS के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सो मॉलिक्युलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू RDS इज 1। हम ये नहीं बोल सकते नेट मॉलिक्युलैरिटी 1 होगा इसका, नो 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 नो, because molecularity of non-elementary reaction is not defined and this reaction is elementary, इसलिए इसका molecularity defined है। Now clear? चलिए अब देखिए, क्लियर है बेटे। तो यहां पर हम वीक बेस लेंगे, कैसे लेंगे बेटा? वीक बेस लेंगे। अब वीक बेस लेंगे मतलब कौन से? याद करो, मैं सारी लिस्ट बता चुका हूं, जैसे H2O हो गया आपका, ROH हो गया, है ना, NH3 हो गया,
लाइक दिस, ROH हो गया, ये सब के सब कैसे वीक बेस, जनरली जो न्यूट्रल होते हैं लोन पेयर कंटेनिंग बेसिस वो कैसे होते हैं, वीक बेसिस होते हैं, वो सारी की सारी लिस्ट आपको पता है। वीक बेस क्यों ले रहे हैं ये पता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लिया ये पता है ना, रीजन बताया ना बेटे, बताओ अब बताओ बेटा इसका मैकेनिज्म जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो आगे देखें, अब पॉइंट्स की बात करें अब अगर, तो देखो हमने यहाँ पर C2H5O- और हीट लिया, ये निकल गया और ये बन गया, ये तो आपने अभी देखा था। अब जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट होगा, बता चुका हूँ। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा यहाँ पर, कैप्टाइन बनेगा। इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट देन देयर विल रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। अब चूंकि आपने कहा कि वीक बेस HOH है या ROH है ना, या फिर NH3 है, ये सब कैसे हैं बेटा, PPS होते हैं ये, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पर जो बेस होगा वो सॉल्वेंट का भी काम कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वोलाइसिस, अभी बात करते हैं। तो हम यहाँ पर जो सॉल्वेंट लेंगे वो कैसा होगा, पोलर प्रोटिक। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेंगे, इसका रीजन भी और भी हम तगड़े से समझाएंगे। ये 3 पॉइंट्स एकदम अच्छे से क्लियर कि नहीं क्लियर, इतना बताओ मुझे, बताओ यस और नो बेटा। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखो वही चीज़ फिर से एक बार देख लें आप, मैकेनिज्म एकदम फटाक से फिर से देखें आप एक बार। देखो ये बीटा हाइड्रोजन है बेटे, ये लीविंग ग्रुप है। सबसे पहले लीविंग ग्रुप वाला बॉन्ड टूटने लगेगा, टूटने लगा, TS1 आ गया। चूंकि बॉन्ड टूटा, बॉन्ड ब्रेकिंग दैट इज स्लो स्टेप, ये हट गया यहाँ से, कैप्टाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, ये बाहर। लीविंग ग्रुप लीव इटसेल्फ बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कैप्टाइन। तो भैया मोर स्टेबल कैप्टाइन बन रहा है तो भैया उसको बनने के लिए लीविंग ग्रुप इटसेल्फ खुद लीव करना शुरू कर देगा। और ये जो कैप्टाइन है या तो अगर ये 3 डिग्री होना चाहिए या फिर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, और भी कुछ कंडीशन हो सकती है, बट अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है E1 के लिए। वेरी सिमिलर टू SN1 रिएक्शन, बोला था कि नहीं बोला था अभी। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, बेस आएगा, क्या आएगा, बेस आएगा। लेट B- है तो बेस आएगा तो इसे H+ को खींचने लगेगा कि नहीं खींचने लगेगा, तो यहाँ बॉन्ड क्या होगा, बनने लगेगा, देखिए बनने लगा। और H+ को खींचेगा ये बेटा तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा। H+ जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा बेटे, तो यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा, देखिए तो टूटा, देखो ये बना यहाँ पर, तो देखिए बन रहा है, ये टूट रहा है, तो देखिए टूट रहा है, और फिर यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये आपका TS2 है। और एनर्जी ऑफ TS1 इज मोर देन TS2 बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, ये एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन एंड ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसका जो डेलेज होगा नेगेटिव होगा, इसका जो डेलेज होगा पॉजिटिव होगा, बट नेट रिएक्शन का डेलेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और वैसे भी कह सकते हो चार्ज से ये क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, सो दिस इज मोर लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल, सो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब देखो फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ कैप्टाइन, ये देखिए दिस कैप्टाइन कैन रीअरेंज एंड इन फर्स्ट स्टेप, देख रहे हो, तो ये कैप्टाइन क्या हो सकता है बेटा, अपने आप को रीअरेंज कर सकता है अगर करने के चांसेस हैं तो। एंड इन फर्स्ट स्टेप बेस इज नॉट यूज्ड, बेस न्यूक्लियोफाइल यहां पर फर्स्ट स्टेप में यूज नहीं हुआ है। सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, और जो सेकेंड स्टेप है उसमें अल्कीन बना है। अल्कीन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे नहीं बना है, समझो बात को। अब जरा देखिए, और देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 रिएक्शन, देखिए ध्यान से और गौर फरमाइए बेटे। मजा आ रही है ना बेटे, मतलब सच्ची बताओ बेटे, मजा आ रही ना, किस तरह से कैसे कैसे क्या मैकेनिज्म, मतलब कितना सिंपल तरीके से, कितना आसान हो गया मैकेनिज्म वगैरह, कुछ नहीं है बेटा, आप बस ध्यान से देखते जाओ। सो देखो ये जो है आपका रेट प्रोपोर्शनल था, कॉन्स्टेंट आ गया, रेट कॉन्स्टेंट आ गया, ये देखो सबस्ट्रेट था आपका, ऑर्डर इसका 1 होगा। E1 बोला इसको क्यों, बिकॉज ऑर्डर इज 1, या आप ये कह सकते हो मॉलिक्युलैरिटी 1 है, सो दिस इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जो रेट होगा, अब बताओ बेटा रेट RDS कौन सा था, पहला स्टेप था। RDS कौन सा स्टेप था बेटे, पहले स्टेप था, और पहले स्टेप में ही कैप्टाइन बन रहा था, तो इसका मतलब जो रेट होगा फॉर्मेशन ऑफ कैप्टाइन पे डिपेंड करेगा। एंड अब देखो कैप्टाइन बनेगा, मे बी की हो सकता है वो रीअरेंज करना पड़े, बट जो बेटा रेट होगा जो फर्स्ट कैप्टाइन बनता है, रीअरेंज करने वाले से पहले वाला, उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैप्टाइन फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट कैप्टाइन फॉर्म जो बनता है, उसके बाद वहां से उसके हम रेट को डिफाइन करेंगे। और कैप्टाइन से क्यों रेट डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि RDS में ही कैप्टाइन बन रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अब जैसे कि देखो बेटे कैप्टाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको पता है 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री इस तरह से। तो बेटा देखो यहाँ पर 3 डिग्री कैप्टाइन बनेगा, यहाँ 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 1 डिग्री बनेगा, तो इसका रेट सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। गजब तरीके से देखें भाई, गजब तरीके से। रीअरेंजमेंट ऑफ कैप्टाइन पॉसिबल, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कैप्टाइन। चलिए एक एग्जांपल देखा जाए भाई। हमने यहाँ पर वाटर और हीट लिया, देखिए तगड़े से एकदम वाटर और हीट लिया, और भी ग्राफिकल चीज़ें देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, एक एक चीज़ को तगड़े से देखते चले जाएं। देखिए बेटा Cl है ना, इसका देखना है Cl है, निकाल दे बेटा Cl को, तो माइनस, यहाँ पे प्लस आ गया। चलिए जैसे इस पर प्लस आएगा बेटे तो आपको पता है ना, रिंग के अगर रिंग के अगर जस्ट बगल में क्या आ जाए प्लस चार्ज, तो इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिंग एक्सपेंशन, तो रिंग एक्सपेंशन होगा 5 मेंबर की 6 बना सकता है ये। उसका तरीका हमने क्या बताया था बेटा, प्लस चार्ज को जहाँ पर चार्ज उसको 1 बोल दो, 1 2 3 कर दो, बोलो बेटे 2 3 को तोड़ दो, 1 3 को जोड़ दो, चार्ज को 1 से 2 में ले जाओ, याद करो।
2 3 को तोड़ दो, 1 3 को जोड़ दो, चार्ज को 1 से 2 में ले जाओ। तो अब देखो बेटा क्या है, ये आपने ऐसा कर लिया। अब चूंकि आपको देखो यहाँ पर टोटल कितने मेंबर करेंगे आपको दिख गया है ना। इसको देखो ऐसे करते हैं, देखिएगा मैं बनाता हूँ। आपका ये बना था बेटे, एकदम ध्यान से गौर फरमाइएगा। यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है 1, ठीक है। अब देखो जैसे ही प्लस चार्ज आए आपने नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4, जैसा मर्जी हो वैसे कर लो 5 6। आपने क्या किया, 2 3 को तोड़ा, 2 3 को तोड़ा, 1 3 को जोड़ा, तो बेटा 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप सबसे पहले तुरंत 6 मेंबर करिंग बनाए, तुरंत 6 मेंबर करिंग बनाए और इसके अकॉर्डिंग नंबर कर ले। तो 1 देखो, 1 के जस्ट देखो बेटा ये तो टूट चुका है, तो 1 के जस्ट बाद 3 है यहाँ पर, 3 चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, अगर है ना 3 है और 3 के जस्ट बाद 4 है। अब ऐसा आगे बढ़ जाओ या फिर इधर से भी देखो, 1 के बाद बेटा क्या है 2 है, अब चेक कर लेना। 2 के बाद फिर क्या है 6 है, 6 के बाद देखो बेटा क्या है 5 है, देखो चेक करो दोनों तरफ से, 1 है फिर 3 है, 1 3 फिर 4 है, यस 4 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 6 है, फिर 2 है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी। इसके बाद अब देखो कि 1 पे क्या है, 2 ग्रुप लगे हैं, देखो इस तरह से, वाह। हमने कहा था चार्ज 1 से 2 में आ जाएगा, तो चार्ज 1 से 2 में आ गया, ये लीजिए ना, देखिए। तो क्या यही चीज आपके सामने आ गई। अब बेटा बताओ क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, यस देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि बेटा ये देखो 2 डिग्री है और बेटा यहाँ पर हायर डिग्री है, तो ये प्लस चार्ज इधर जाएगा, बेटा इसका मिथाइल ही है यहाँ पर दोनों, तो ये मिथाइल इधर आ जाएगा और फिर फाइनली क्या बनाएगा, जरा ध्यान दो बेटा। रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन बहुत डिटेल में करा चुका हूँ, देखो वही सारी चीजें फिर से आने वाली हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये आपका प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बताओ बेटा क्या कहानी एकदम क्लियर है क्या, जरा आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। अब बेटा देखो जैसे प्लस चार्ज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। ऑलवेज एलिमिनेशन ऑफ H फ्रॉम नेबरिंग कार्बन ऑफ कैटायन। तो कार्बन का जो प्लस चार्ज है ना, कैटायन है, इसके नियरिंग कार्बन जो नेबरिंग कार्बन हैं ये वाले, इन्हीं को यहीं से हाइड्रोजन निकलता है। या आप ऐसे कहो कि जिस पर प्लस था, देखो बेटा ये अल्फा था ना लिविंग ग्रुप पे, तो उसी पर तो प्लस आया ना, तो प्लस वाला अल्फा है, उसके बगल वाले सारे के सारे बीटा कार्बन होंगे बेटे, इस तरह से। तो यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है। लेकिन जो सबसे मेजर होता है वो बेटा सेजफ होता है। सेजफ क्या, ऐसा आपको ऐसा हाइड्रोजन निकालना है जिसका नंबर कम है। तो बेटा बताओ यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 है, और सॉरी ये बीटा है और ये बीटा और ये बीटा है, तो यहाँ 3 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ 1 बीटा हाइड्रोजन है बेटे, और यहाँ पर 2 है, एक वाला निकाल दो, तो ये वाला हाइड्रोजन निकाल दोगे तो H+ निकलेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। देखिए अब अगर आप देखोगे तो सबसे स्टेबल भी बनेगी कैसे, अल्किन को देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 6 2 8 2 10, देयर इज 10 अल्फा हाइड्रोजन, यही आपका मेजर होगा, मोस्ट स्टेबल एल्किन सेजेफ होगा। अच्छा और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उनको भी देख लेना। तो देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 वाले से अगर आप 1 निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखिए 1 डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अगर आप काउंट करोगे यहाँ पर तो देखो कितना हो गया, 2 इधर 1 इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से निकालोगे अगर हाइड्रोजन तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, देखो आ गया बेटे। अब इसको बंद करोगे अगर तो 3 यहाँ पर 1 4 और बेटा 2 6, टोटल 6 अल्फा। तो ये माइनर होंगे, इनको हम बोलते हैं हाफ एल्कीन, मतलब ऐसा हाइड्रोजन जिसका नंबर है ना ज़्यादा है, वहाँ से निकालो तो हाफ होता है, और जो सबसे कम से निकालो वो आपका सेजेफ होता है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, बट दिस विल बी योर मेजर। बेटा बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं। अब एलिमिनेशन एकदम तगड़े से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटे, है ना, एकदम सब्स्टिट्यूशन से रिलेट करके चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो रही है कहानी कि नहीं क्लियर हो रही है। चलिए आगे देखिए। मोस्ट स्टेबल अल्केन इज मेजर प्रोडक्ट इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो जैसे इसमें क्या था, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमने बना के देखे, इसमें जो मोस्ट स्टेबल होगा वही आपका क्या होगा, तो उसके लिए आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया ना, जो मोस्ट स्टेबल है दैट विल बी योर मेजर। मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट इन मल्टी प्रोडक्ट्स एज इज कॉल्ड सेजेफ अल्कीन, उसको क्या बोलते हैं, सेजेफ अल्कीन। एंड ऑल अदर माइनस आर हाफ एल्कीन। तो ये दोनों के दोनों कौन से थे बेटे, जो कम स्टेबल वाले हैं वो हाफ एल्कीन है, और जो ज़्यादा स्टेबल है सबसे ज़्यादा है दैट इज सेजेफ अल्कीन। चलिए ओके करने के लिए। अब जैसे मान लो ये वाला है, खटाक से करते हैं बेटा, देखो है ना। अब देखो H2O है और 80 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर है बेटे, है ना। E1 का काम करेगा, वीक बेस है बेटे, और चूंकि यहाँ पर ये देखो 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, वीक बेस है और हाई टेम्परेचर है। अगर ये लो टेम्परेचर होता, हाई और लो टेम्परेचर भी बताया था कि 25 या उससे कम है अगर, तो फिर लो बोलते हैं, और बात समझ रहे हो ना। तो ये तो 80 है बेटे, अभी हम आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी एक बार दिखा देंगे, तो यहाँ पर E1 का चांसेस होगा, वो सारी लिस्ट आपके सामने होगी। तो Cl निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस आ गया, देखो आ गया प्लस, और प्लस आ गया बेटा, तो हायर डिग्री है क्योंकि इधर भी 3 इधर भी 3 है, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट। अब बेटा बताओ बीटा हाइड्रोजन कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, ये दोनों तो एक ही जैसे हैं, तो कोई एक निकाल लो। तो अगर इनमें से कोई एक निकालोगे तो यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो आ गया। अब इसको काउंट कर लो बेटा, देखो कैसे,
3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ से निकालोगे हाइड्रोजन, देखो ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो ये प्लस और ये बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, देखो आ गया। अब अगर आप देखोगे 3 3 6 3 9 3 12 12 अल्फा, ओहो मोस्ट स्टेबल अल्कीन, दिस इज सेजफ अल्कीन एंड दिस इज माइनर हाफ मेन अल्कीन। बोलो बेटे कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ओके अच्छा, रेट बेटा जो डिपेंड कर रहा था किस पर? स्टेबिलिटी ऑफ कैप्केटाइन पे डिपेंड कर रहा था, फर्स्ट कैप्केटाइन फॉर्म पे डिपेंड कर रहा था, और जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है इस पर भी तो डिपेंड करेगा, चाहे SN1 हो चाहे E1 हो। तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर, रेट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। मान लो कि सब कुछ सेम है, लिविंग ग्रुप डिफरेंट है, तो बेटा यहाँ पर इसका कैप्केटाइन भी यही बनेगा, इसका कैप्केटाइन भी यही बनेगा। तो अब कैसे डिसाइड करें? सो डिसाइड फ्रॉम लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप में जिसका मोर एसिडिक कैरेक्टर होगा बेटा, वो मोर लिविंग टेंडेंसी होगा। तो आपको पता है बेटा कि I माइनस का साइज बड़ा है, मोर एसिडिक है, उससे कम एसिडिक, लिस्ट एसिडिक, सारी चीज़ें डिफाइन की हुई है, पहले से बहुत डिटेल में समझा रखा हूँ मैं आपको, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा होगा लिविंग टेंडेंसी, तो ये सबसे ज़्यादा रेट होगा, इससे कम उससे कम। ये देखो लिविंग ग्रुप बहुत अच्छे वाले, जैसे OH2 प्लस कहीं पे हो जाए, या ROH प्लस हो जाए, या N2 हो जाए, या OTS या OBS या ONS, लिविंग ग्रुप का मैंने पूरा एकदम है ना जबरदस्त VKST भी बताया हुआ है ना, पूरा का पूरा लिस्ट बताया हुआ है SN रिएक्शन में, है ना, OTF है ना, ऑल आर गुड लिविंग ग्रुप। सो पॉसिबिलिटी ऑफ इवन रिएक्शन, अगर ये सब है तो पॉसिबिलिटी ऑफ क्या होगा? अच्छे लिविंग ग्रुप है, पॉसिबिलिटी ऑफ। अच्छा अब देखो जरा सा न्यूक्लियोफाइल की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स सब देखते चले जाओ बेटा। वीक बेस, वीक बेस लेते हैं, बिकॉज इफ स्ट्रॉन्ग बेस सो इन फर्स्ट स्टेप रिमूव बीटा हाइड्रोजन, तो पहले स्टेप में ही बीटा हाइड्रोजन निकाल देगा, कैप्केटाइन विल नॉट फॉर्म, बोला था कि नहीं बोला था? सो बेस मस्ट बी, तो बेस जो है बेटा अगर स्ट्रांग होगा तो बेटा वो पहले स्टेप में ही बीटा हाइड्रोजन को निकाल के बेस रिएक्शन करा देगा, कैप्केटाइन नहीं बनेगा। यानी बेस को इंतजार करना पड़ेगा जब तक लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा E1 के लिए। तो बेस से बेस लिविंग ग्रुप बोलेगा ठहरो थमो जरा हम तो निकल लें, ठहरो थमो जरा हम तो निकल लें। तो जब लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तब आके बेस काम करेगा सेकेंड स्टेप में। सो बेस मस्ट वेट अंटिल कैप्केटाइन इज फॉर्म्ड, देन इट हैज टू बी रिएक्ट। सो वीक बेस रिक्वायर्ड। कैसा? वीक बेस रिक्वायर्ड इसलिए होता है बेटे, वीक बेस रिक्वायर्ड इसलिए होता है। एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से हो रहा है ना बेटे, एकदम खतरनाक गर्दा तरीके से। देखो एक एक चीज, एक एक पॉइंट, सब कुछ मस्त जबरदस्त तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए पानी पीते हैं, लीजिए। गट 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 आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अगर बेटा हम लोग यहां पर सॉल्वेंट की, अब देखिए तगड़े से बात को समझिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट की बात करते हैं। ये आपको पता है RDS था, ये निकला कैप्केटाइन बना, ये लिविंग ग्रुप बाहर हो गया L माइनस, ओके। फिर सेकेंड स्टेप में बेस गया, इसने H प्लस को खींच लिया और H प्लस निकला, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और कुछ ये, ठीक है भाई। अच्छा बेटा ये जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है, अगर ये फिर से इसके साथ रिएक्शन कर जाए तो ये बैकवर्ड चला जाएगा, नहीं चला जाएगा क्या बेटा? बैकवर्ड चला जाएगा। तो जो यील्ड ऑफ कैप्केटाइन है वो कम हो जाएगी, और अगर यील्ड कम हो गई तो बेटा ये अल्कीन की यील्ड भी कम हो जाएगी, कम अल्कीन बनेगा, मतलब रिएक्शन उतनी मजेदार नहीं होगी, हमें जितना चाहिए तो उतना नहीं मिलेगा। यानी ये जितना रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाए उतना ही ज़्यादा कैप्केटाइन बनेगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे किसके? अल्कीन के बनने के। तो अब जरा बात को समझिएगा, अब ये फॉरवर्ड कैसे जा सकता है? जब ये लिविंग ग्रुप इसके साथ रिएक्ट ना कर पाए, यानी हमें इसको जकड़ना होगा, हमें इसको पकड़ना होगा, सो दैट कि यहाँ पे अटैक ना कर पाए और रिएक्शन बढ़िया तेजी से आगे बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। चलिए, सो यहाँ पर जो प्रिफर्ड सॉल्वेंट होगा दैट विल बी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों ऐसा? आपको पता है बेटा, सॉल्वेंट पे हम लोग डिस्कस कर चुके कि जो पोलर प्रोटिक PPS सॉल्वेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन हम लोग बात किए थे, जरूर देखें आप सब्स्टिट्यूशन, जिन लोगों ने नहीं देखा है, और जिन लोगों ने देखा तो वो लोग तो गर्दा कर रहे होंगे एकदम, बिकॉज ये दोनों को सॉल्वेट करता है, कैटायन को भी और एनायन को। इट सॉल्वेट्स बोथ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन। बोलो बेटे, तो अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे, यहीं पे समझाऊं, तो क्या करेगा? जैसे आपने सपोज आपने क्या लिया, पानी ले लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट HOH ले लिया। HOH जैसे ही आप लोगे वो क्या करेगा? देखो यहाँ माइनस है और H के पास आपको पता है बेटा यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होता है, तो इसका जो पॉजिटिव एंड है वाटर का वो क्या करेगा जनाब? ओहो, इस लिविंग ग्रुप को क्या करेगा बेटे? इस लिविंग ग्रुप को घेर डालेगा, इस लिविंग ग्रुप को घेर लेगा कुछ इस तरह से। ये देखो प्लस, ये प्लस वाले हैं ना सब, ये देखो सब प्लस वाले हैं ना बेटे, इसको खटाक से ऐसे घेर लेगा, बोलेगा ना 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 मुन्ना ना, हम तुमको इधर न जाने देंगे, हम तुमको वापस इसके साथ रिएक्ट न करने देंगे।
तो ये देखो वाटर क्या करेगा, इस लिविंग ग्रुप को सॉल्वेट कर देगा, जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा, बोलेगा ना, वो खींचने की कोशिश करेगा, बोला ना हम ना जाने देंगे, और ये जब इधर नहीं जाएगा तो बेटा रिएक्शन आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा। वाह भाई वाह। दूसरा, अब यहाँ पे प्लस है तो वाटर का जो ऑक्सीजन वाला नेगेटिव पार्ट है वो भी आएगा, और ये इसको सॉल्वेट करेगा इस तरह से, नेगेटिव एंड है ना, पार्शियल नेगेटिव वाला, समझना, क्योंकि कैटायन एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है। अच्छा बेटा, एक तो अब मान लो गलती से इधर गया भी तो इसको घुसने की जगह नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि इसने वाटर को सॉल्वेट कर रखा है, तो वैसे तो इसको जाने नहीं देगा। मान लो गलती से बहुत ताकत लगाई निकल गया, तब भी यहाँ पर पानी ने चारों तरफ घेर रखा है, यहाँ घुस नहीं पाएगा। ओहो, तो हर कंडीशन में ये रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। अब जितने वाटर इसमें लगे हुए थे इनमें से कोई एक वाटर इससे परमानेंट बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, और बेटा इसके साथ OH जो है, जैसे वाटर आया तो वाटर क्या करेगा इसके साथ, है ना, ऐसे करके बॉन्ड बना लेगा, और वाटर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आएगा, फाइनली ऑक्सीजनियम आयन बन जाएगा। ऑक्सीजनियम आयन क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनियम आयन, बोलो ना बेटे। उसके बाद फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो ये कुछ चीजें हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने लिया जो कि कैटायन को और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर रहा है, दैट्स व्हाई पीपीएस इज प्रिफर्ड। ओके, क्या बात है जनाब, तो गर्दा कर दे रहे हो आप, तो बड़ा गर्दा कर दे रहे हो। देखो ये L- है, वाटर का पॉजिटिव एंड आयन है बेटे, ओहो कर दिया सॉल्वेट। सो सॉल्वेशन ऑफ एनायन लिविंग ग्रुप, H2O ने L- को घेर लिया, so that L- is not free to react with carb cation, and reaction is not possible in backward direction, so yield of carb cation will be more, reaction moves in forward direction। जितना बोला सब उड़ेल के लिख दिया मैंने यहाँ पर, गजब हो गया भाई ये तो। आप जरा देखें, जो ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट है वो कार्ब कैटायन के पास भी जाएगा, उसको भी इंटरैक्ट करेगा। अच्छा, इंटरैक्शन से बेटा एनर्जी भी रिलीज होती है, जो कि बॉन्ड को आगे तोड़ने में भी हेल्प करती है, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है। सो कार्ब कैटायन इज ऑल्सो सॉल्वेटेड, एंड वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, कोई एक वाटर मॉलिक्यूल जबरदस्त तरीके से चिपक जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बना तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा ना भाई। तो जब ये कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, तो जो पानी के मॉलिक्यूल से इंटरैक्टेड थे वो सब खटाक से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल बॉन्ड बन जाएगा और चार्ज खत्म हो जाएगा, पोलैरिटी इसकी खत्म हो जाएगी, तो भैया फिर ये सारे के पानी मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। सो कार्ब कैटायन इज ऑल्सो सॉल्वेटेड, एंड वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद कार्ब कैटायन एंड फॉर्म एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा बेटे, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। सो हियर वाटर इज पीपीएस एज वेल एज बेस, पानी यहाँ पर बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है, और चूंकि वाटर वहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन होगा ना बेटे, ये वाला है ना, पानी इसको भी इसके पास जाएगा इस तरह से, यहाँ पर प्लस है बेटे, यहाँ पर माइनस है, इस प्लस को खींच डालेगा बाद में बेस का काम करके, है ना, और यहाँ से अल्कीन को बना देगा। तो ये क्या कर रहा है, सॉल्वेंट का काम तो कर ही रहा है, दूसरा बेस का भी काम कर रहा है बेटे। किसका काम कर रहा है, बेस का भी। और जब कभी भी ऐसा कंपाउंड जो सॉल्वेंट का भी काम करे और बेस का भी काम करे, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, सॉल्वोलाइसिस। सो हियर वाटर इज ए पीपीएस एज वेल एज बेस ऑल्सो कॉल्ड सॉल्वोलाइसिस। तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्वोलाइसिस हो गया। पीपीएस ऑल्सो एक्ट एज ए वीक बेस, लाइक वाटर, ROH, BHOH, ये बता चुका हूँ। तो जो पीपीएस है वो वीक बेस की तरह काम करते हैं। लिस्ट तो आपके सामने ना भाई, लिस्ट तो बेटे आपके सामने है, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, एकदम जरा सी भी। ओके बेटा बताओ, हर एक पॉइंट को एकदम तगड़े से समझते हुए आगे बढ़े। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ समझा डालूंगा आपको। अब मान लो पीपीएस ना होता, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर पीएस होता तो क्या करता, पीएस लाइक अगर हम DMSO ले लें, ये CH3, ये CH3, यहाँ पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये बड़े बल्कि ग्रुप होते हैं। तो अगर आप DMSO ले लो, तो जैसे कि जो पीपीएस था वो सॉल्वेट करता था बोथ कैटायन और एनायन को, बट यहाँ पर चूंकि इनमें बल्कि ग्रुप लगे होते हैं बेटा, तो इसका जो पॉजिटिव एंड है वो ब्लॉक हो जाता है ना। ये पॉजिटिव एंड ब्लॉक होने से ये नेगेटिव के पास नहीं जा पाता, सिर्फ ये वाला एंड फ्री होता है, नेगेटिव एंड। तो अगर इसका केवल नेगेटिव एंड फ्री है तो बेटा ये किसके, तो ये कहाँ पर अटैक मार पाएगा, जहाँ पर पॉजिटिव कैटायंस होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कैटायन के पास जा पाएगा। सो इट सॉल्वेट्स ओनली कैटायन। सो बट इफ पीएस, सो इट सॉल्वेट ओनली कैटायन। अब बेटा बताओ, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जरा देखो, गौर फरमाइएगा जनाब। हम जब पीपीएस लिए थे तो पीपीएस ने क्या किया, इस लिविंग ग्रुप को सॉल्वेट करके रोक दिया था, घेर लिया था, यहाँ पर अटैक नहीं कर पाया। बट बेटा अगर हम पीएस लेते तो ये तो एनायन को सॉल्वेट कर ही नहीं पाता, ये तो सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करेगा। और जब इसको सॉल्वेट नहीं कर पाएगा बेटे, तो इसके चांसेस इसके साथ रिएक्ट करने के होंगे, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस होंगे, यील्ड बहुत
खत्म हो जाएगी, गर्दा तरीके से खत्म हो जाएगी बेटा, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे पीएस ना लेके क्या लेते हैं, पीपीएस लेते हैं। क्या लेते हैं, पीपीएस लेते हैं। जरा देखिए, बट इफ पीएस इट्स सॉलिड ओनली कैटायन, सो लिविंग ग्रुप L- विल बी फ्री एंड विल रिएक्ट विद कप कैटायन एंड रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। वो तो हमें चाहिए नहीं भैया, हमें तो प्रोडक्ट बनाना है ना जनाब। सो पीएस इज नॉट प्रिफर्ड सॉल्वेंट फॉर इवन रिएक्शन, यानी कि बात समझ रहे हो बेटा, पीएस इवन रिएक्शन के लिए प्रिफर्ड नहीं होते हैं। एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लें जनाब कि किस तरह से गर्दा तरीके से हम लोग बात करते चले जा रहे हैं और मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटा हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम अब बात करें किसकी, सिमिलैरिटी बिटवीन SN1 एंड D1, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। और शायद ये सिमिलैरिटी आपको पता है बेटे, बहुत तगड़े से पता है। क्या पता है, जरा देख लो। जब हमने स्टेप 1 की बात की थी, तो चाहे SN1 ले लो, उसमें भी बेटा क्या हुआ था, लिविंग ग्रुप बाहर गया था और यहाँ प्लस चार्ज आया था। चाहे आप E1 ले लो, यहां पर भी ऐसा ही हुआ। यानी फर्स्ट स्टेप इज सेम फॉर SN1 एंड E1, ये मैंने अभी बोला भी था। एंड स्टेप सेकेंड, जो सेकेंड स्टेप है दैट इज डिफरेंट फॉर बोथ। इसका जो सेकेंड स्टेप होगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, दैट विल बी डिफरेंट। कैसे, अगर आप यहां पर SN1 के थ्रू जाते तो क्या करता भाई, प्लस चार्ज आ गया, रीअरेंज होना था, हो गया, उसका जैसे प्लस चार्ज आता बेटे तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देता और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग जाता, लग गया। और स्टेप 2 एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या होगा कि अब बेस जाएगा, इस बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा, H प्लस बाहर जाएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए टोटली डिफरेंट हो गया। सो स्टेप 2 इज डिफरेंट फॉर SN1 एंड D1 एंड स्टेप 1 इज सेम फॉर बोथ। बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना जनाब। मतलब कहने का क्या कि सिमिलैरिटी दोनों के बीच में क्या हुआ, बिटवीन, बेबिन नहीं, क्या बिटवीन बेटे, है ना। तो बेटा एक चीज बताओ, जब SN1 की बात करो या E1 की बात करो, तो हायर डिग्री का आपको हाईलाइट चाहिए होता है, हायर डिग्री का कैटायन बने, क्योंकि ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। यदि फॉर्मेशन ऑफ, अगर आपका दोनों के लिए भी सिमिलरिटी अगर 3 डिग्री है या रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो भैया E1 या SN1 के चांस एकदम तगड़े से बन जाते हैं। ठीक है, चाहे SN1 की बात करो चाहे E1 की बात करो, दोनों में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। याद है ना बेटे, याद है ना बेटे। SN1 में जो पीपीएस है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था और E1 में जो पीपीएस है वो बेस का काम कर रहा है भाई, सिंपल। SN1 में जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा था, मतलब सॉल्वोलाइसिस। और यहाँ पर E1 में जो पीपीएस है वो बेस का काम कर रहा है, सॉल्वोलाइसिस यहाँ हो रहा है अगर वाटर है। और दोनों के केस में लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लिविंग ग्रुप निकलेगा तभी तो आपका कैटायन बनेगा, चाहे वो, क्योंकि स्टेप 1 तो सेम ही है दोनों के लिए। सो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए बेटे। तो ये कुछ सिमिलैरिटी है किसके बीच में बेटा, SN1 एंड D1 के बीच में। अब आते हैं किसकी बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं बेटा, एंड दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड D1। तो सिमिलैरिटी देखी। अब डिफरेंस तो एक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टेप 2 इज डिफरेंट। स्टेप 2 में जो कैटायन बनता है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है अगर SN1 है, और अगर SN2 है तो बीटा हाइड्रोजन बेस के साथ निकल के अल्कीन बना देता है। और डिफरेंस की बात करते हैं, थोड़ा सा और तगड़े से बात को समझने की कोशिश करते हैं बेटे। ठीक है, चलिए तो चलिए बेटा अब देखते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंसेस है दोनों में। ओके, देखिए डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड E1। मेन डिफरेंस इज टेम्परेचर। मैंने बताया था ना बेटा कि जो मेन डिफरेंस है वो किसका होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है मेन। तो अगर दोनों कंडीशन बन रही हैं SN1 और E1 की बेटे, तो अगर हाई टेम्परेचर है तो E1 का चांसेस होगा, और अगर लो टेम्परेचर है तो SN1 का चांसेस होगा। हाई टेम्परेचर पर जो मेजर होगा E1 होगा, लो टेम्परेचर पर जो मेजर होगा SN1 होगा, इफ पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ। अब बात आती है कि लो है तो कितना और हाई है तो कितना, हमें कैसे पता चले कि लो कब है सर और हाई कब है। बात करते हैं। सो वी कैन नॉट इग्नोर बोथ, है ना, हम दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। बोथ रिएक्शन में अकर्स, वी कॉन्ट से दैट ओनली E1 या ओनली SN1, 100% ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके। नाउ अब बात करें एट इंटरमीडिएट टेम्परेचर, दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी, E1 और SN1 की आर पॉसिबल। अब बात वही है कि हाउ मच टेम्परेचर फॉर E1 एंड SN1 फॉर हेलोजन एज ए लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए। तो देखिए बेटे, अगर टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है बेटे और इक्वल टू, देन लो टेम्परेचर उसको हम बोलेंगे और SN1 फॉलो होगा। और अगर हाई टेम्परेचर है मीन्स मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस है बेटे, तो यहां पर E1 के चांसेस होंगे, और इन दोनों के बीच का है अगर, तो फिर पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ। तो जैसे इसको टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते जाओगे तो बेटा इसके चांसेस बनते जाएंगे, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे 25 उससे नीचे तो इसके चांसेस बनते जाएंगे।
सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ E1, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे E1 इंक्रीज करेगा, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ SN1 इंक्रीजेस। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। टेम्परेचर जरूर ध्यान रखें कि लो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, 50 से ज़्यादा अगर है तो हाई टेम्परेचर होगा। अब क्वेश्चंस थोड़ा सा देखते हैं बेस्ड ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या क्या क्वेश्चंस हैं थोड़े से वो समझते हैं बेटे। देखिए क्या, फिर से एक बार देख लो बेटा कि अगर आपका CH3X है, 1 डिग्री RX विथ रेजोनेंस है, 1 डिग्री RX नॉर्मल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो क्या चांसेस होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में तो जनरली आप देख रहे हो बेटा क्या चांसेस है। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन का चांसेस बनेगा तो E2 का बनेगा। वीक बेस और मॉडरेट बेस की अगर हम बात करें बेटे, है ना, तो देखो 2 डिग्री RX अगर है तो E1 का चांसेस होगा हाई टेम्परेचर पे। अभी जो हम बात कर रहे थे कि भाई अगर 2 डिग्री RX है तो वहाँ पे SN1 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है। अभी बने था। अब लो मतलब कितना, लेस और इक्वल टू 25, और हाई मतलब कितना, मोर देन 50। देखना, अगर मॉडरेट है तो SN2 होगा, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा। सिमिलरली 3 डिग्री में भी अगर लो टेम्परेचर लेस और इक्वल टू 25 है तो SN1 का चांसेस बनेगा, और अगर हाई टेम्परेचर है बेटे मोर देन 50 है तो E1 का चांसेस बनेगा। सिमिलरली मॉडरेट बेस में भी यही होने वाला है, अगर लो टेम्परेचर है तो SN1, हाई टेम्परेचर हो तो E1। आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा जरा, जैसे कि देखिए फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मेजर एंड माइनर ऑल्सो, सब कुछ बताना है। ये देखिए लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटे, आप जरा समझिएगा ध्यान से। सॉल्वेंट PPS है, ओके। या बेस की बात करें, दिस इज वीक बेस, आपको पता है, चलिए वीक बेस है। क्या ये 2 डिग्री है? यस। तो क्या एक कार्बन इधर लगे, एक कार्बन, तो 2 डिग्री है और वीक बेस है। देखते 2 डिग्री है और वीक बेस है, तो दोनों के चांसेस बनेंगे। अब अगर 25 या उससे कम है तो SN1 होगा, 50 से ज़्यादा है तो E1 होगा। देखिए जरा जनाब, तो बेटा ये तो 80 है, दिस इज मोर देन 50, सो चांसेस ऑफ E1। लीजिए हो गया, खत्म कहानी जनाब। तो एक थराजा एक थरानी, दोनों निपट गए, खत्म कहानी। तो चांसेस ऑफ E1 अगर यहाँ पर 25 या उससे कम होता तो SN1 हो जाता, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ पर OH लग जाता। कहानी क्लियर ना बेटे। तो इसका मतलब ये निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटायन बन गया कार्बोकेटायन। अब इधर 3 बीटा हाइड्रोजन है, इधर 2 बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला स्टेबल ज़्यादा बनेगा। देखो यहाँ से निकालोगे तो ये बन जाएगा, ट्रांस बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है, सिस बन सकता है। दिस विल बी मोर स्टेबल। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे आपके पास। कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। दिस विल बी योर मेजर, दिस विल बी योर मेजर, एंड दिस विल बी माइनर। दिस विल बी नॉट योर मेजर, मतलब दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एक्चुअली। सिमिलरली बेटे अगर इसकी बात करें, निकला खटाक से 3 डिग्री है, हाई टेम्परेचर है बेटा, 3 डिग्री है हाई टेम्परेचर, 3 डिग्री है और वीक बेस है। देखो वीक बेस है क्या, अरे भैया पानी है, पानी इज वीक बेस, पानी इज वीक बेस, तो वीक बेस है। कहाँ गया, अरे कहाँ पहुँच गए हम, क्या करते हैं जनाब आप। पानी वीक बेस है, 3 डिग्री है, हाई टेम्परेचर है मोर देन, अरे भैया एलिमिनेशन, खटाक से निकलेगा प्लस आया। ओहो, जहाँ पे प्लस आया जरा देखिएगा जनाब, खटाक से निकला और प्लस आया। अच्छा Cl बेटा यहाँ पर नहीं, यहाँ लगा हुआ है, थोड़ा सही करें इसको। चलो एकदम सही करते हैं, मस्त वाला, मस्त वाला सही करते हैं इसको, मस्त वाला। जी देखिए, वाह, है ना स्टाइल, गजब स्टाइल है ना बेटे। यहाँ पे लगा है Cl, ये लीजिए। ओहो, अब ये Cl निकला, यहाँ आया प्लस, फिर से 1 2 3 4 5 6 कर दो, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग के जस्ट बगल। अभी तो इसका मैकेनिज्म बताया था, यहाँ तक पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे बेटा। अब जैसे यहाँ प्लस आएगा, पता है ना आपको, जैसे यहाँ प्लस आएगा बेटे, तो कोई यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। सबसे कम यहाँ पर है हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ से निकलेगा, दिस विल बी योर मेजर। बाकी माइनर बना लोगे, एक यहाँ से निकाल दोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलो बना देते हैं, बना देते हैं भाई। आप भी क्या याद रखेंगे जनाब, आप भी क्या याद रखेंगे। अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे रखो इसको, ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड। अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये दोनों के दोनों आपके माइनर प्रोडक्ट। वाह भाई वाह। H+ हीट है। अच्छा हीट लिखा है तो आप हाई टेम्परेचर मान के चलना, मोर देन 50 मान के चलना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके नाउ देखिए OH है प्लस प्लस, अरे भाई साहब ये फिर तो वही कंडीशन। अब 6 मेंबर है बेटा, तो 6 से 7 तो होगा नहीं, रिंग एक्सपेंशन तो होगा नहीं, तो अब क्या होगा बेटा, यहीं से एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, या फिर ये बीटा है, देखो यहाँ से निकालो, यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है। अगर यहाँ पर देखोगे तो कितने हैं, 3 3 6 2 8 2 10 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो, इसको बंद करो यहाँ पे ऐसे, तो 3 और 1 4, अरे 4 अल्फा हाइड्रोजन।
तो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर, अब देखो यहाँ भी थोड़ा सा सही करते हैं, इसको भी थोड़ा सा क्या करते हैं, सही करते हैं। भावनाओं को समझिए, क्योंकि ये हाफमैन अल्कीन है और ये आपका सेजेफ अल्कीन है, मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज सेजेफ अल्कीन। चलिए आगे कांड करते हैं, देखते जाइए जना, आप भी ट्राई करते जाओ बेटा, है ना, आप भी ट्राई करते जाओ। क्योंकि ये निकला 3 डिग्री है, मोर देन 50 है, वीक बेस है, एलिमिनेशन, खत्म कहानी, खटाक से देखो। अब एकदम रट्टा एकदम होना चाहिए, यहाँ प्लस आया, जैसे यहाँ प्लस आया यहाँ भी बीटा, यहाँ भी बीटा, और बेंजीन में तो बीटा होगा नहीं हाइड्रोजन, तो एक यहाँ से निकल सकता है, ये बन जाएगा, यहाँ से निकालोगे ये बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर इसको बंद करें तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। दिस विल बी मेजर, दिस इज सेजेफ एल्कीन, दिस इज हाफमैन एल्कीन। वाह भाई वाह, तो बड़ी गजब बातें हो जा रही हैं भाई, बहुत गजब बातें। हाई टेम्परेचर है, और ये देखो वीक बेस है, आरओएच है, पोलर फोटिक सॉल्वेंट है, वीक बेस है, और भैया 3 डिग्री है। 3 डिग्री है, 3 डिग्री कहाँ है, क्या करते हैं, 2 डिग्री है ना, ये दिस इज 2 डिग्री अल्काइल है, 2 डिग्री है, हाई टेम्परेचर है, वीक बेस है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, हाइट वीक बेस है, हाई टेम्परेचर है, इवन होगा। अरे भाई क्या होगा, इवन होगा, ये तो हो गया था ना, ये हो गया था, क्या करते हैं जनाब, इवन यहाँ पर गया, कौन सा वाला, ये वाला इवन होगा, तो प्लस आया, रिंग के बगल में आया तो भैया क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। चलो अब यहाँ पे नहीं लिखा तो अच्छी बात है, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 4 5 6 हो गया। अब आपको क्या करना है जनाब, 2 3 को तोड़ना है, 1 3 को जोड़ना है, और तुरंत 6 मेंबर का रिंग बना देना है, खटाक से बनाना है। नंबरिंग कर लो, 1 के बाद 2 के बाद 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3। चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा, यहाँ चला गया चार्ज 1 पर, आपका एक मिथाइल लगा हुआ है, ये लीजिए जनाब, बन गया। देखो ये ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, एक ही बार, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बार प्लस। अब जैसे ही प्लस आए तो यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ से निकालोगे तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो इस अल्काइल ग्रुप या मिथाइल के साथ ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस विल बी मेजर, और दूसरा माइनर। अगर यहाँ से निकालोगे तो इसका माइनर कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा क्या, देखो इसके बगल वाला यहाँ से, तो ये आपका इधर आ जाएगा, ये दिस विल बी योर माइनर। ठीक है, इसके पास कितने अल्फ़ा, इसके पास कितने अल्फ़ा, जरा देखें, 3 2 5 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, हाफमैन एल्कीन, सेजेफ एल्कीन। ओहो, सिमिलरली हो जाएगा, हाई टेम्परेचर है और 3 डिग्री है, वीक बेस है, इवन होगा, 6 मेंबर पे आया तो नो है ना, और रिंग पे ही प्लस चार्ज आ गया, कोई मतलब नहीं बनता एक्सपेंशन वगैरह का, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा जो कि माइनर होगा, चेक करना है, यहाँ या यहाँ से निकालोगे तो आपका मेजर बनेगा। वाह भाई वाह, मेजर बन जाओगे कैप्टन बनने के बाद। ठीक है, चलिए थोड़ा पानी पिया जाए। थोड़ा गटगट हो जाता है, गटगट। आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब ऐसे आगे नहीं, मतलब आगे बढ़ाते हैं कांड को। देखिए ये है बी आर, अच्छा भाई चलिए बढ़िया बात हो जाती है। और ये है 2 डिग्री, 2 डिग्री है भाई, बी आर है, निकला यहाँ से प्लस चार्ज आ गया। 10 डिग्री सेल्सियस, हाँ वाटर 10 डिग्री, लो टेम्परेचर। पहले तक बताओ बेटा, 2 डिग्री है, वीक बेस है, लो टेम्परेचर है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, वीक बेस है, लो टेम्परेचर है, SN1। अरे क्या करते हैं आप, SN1, तो SN1 हो गया। 2 डिग्री है, वीक बेस है, हाई टेम्परेचर है, मोर देन 50, E1। वाह वाह, चलिए तो अब SN1 पहले खटाक से इसको मारा, प्लस आया, अरे भाई साहब रेजोनेंस स्टेबलाइजर, खतरनाक वाला स्टेबल का आपका टाइम बनेगा, है ना, ये आ गया, यहाँ पे आया प्लस। अब इसका रेजोनेंस अगर आप करा दो तो 1 2 3 डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, प्लस चार्ज 1 से 3 में, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो प्लस इसमें न्यूक्लियोफाइल वाटर से क्या आएगा, OH यहाँ पर अटैक कर जाएगा इस प्लस पे, देखो ये बन गया SN1।
अब जब रीअरेंज कराए तो यहाँ पे पानी अटैक करेगा, OH आएगा यहाँ पर। तो बेटा जब रेजोनेंस कराने के बाद अगर SN1 के थ्रू जा रहे हो तो ऐसे मैकेनिज्म को हम लोग SN1 डैश बोलते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पे अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा रहे हो, नॉर्मली ऐसे अटैक करा रहे हो तो उसको SN1 बोलते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत तगड़े से बताया हुआ है बेटे। निकला यहाँ पे प्लस चार्ज आया। अब देखो बात आती है एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन तो डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है, तो बेटा ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा, इजीली रिप्लेसेबल नहीं होगा, मोर बॉन्ड एनर्जी नीडेड होगा यहाँ पर। तो ये वाला इसलिए यहाँ पर मजबूरी है कि ज़्यादा वाला निकलेगा, ये तो बीटेक ये एक्टिव होगा ही नहीं, तो यहाँ से निकलेगा और ये बनेगा। और निकलने से एक फ़ायदा भी क्या है, कॉन्जुगेशन आ जा रहा है भाई। सो दिस इज मोर स्टेबल, इसलिए यहाँ से निकल गया, मोर स्टेबल कंपाउंड बन गया। इतनी गजब बातें हो जा रही हैं। 3 डिग्री है 3 डिग्री है अल्काइल हैलाइड, वीक बेस है, लो टेम्परेचर है भैया SN1। 3 डिग्री है अल्काइल हैलाइड, वीक बेस है, हीट है, हाई टेम्परेचर है, तो E1 लो भाई। 3 डिग्री है, खटाक से निकाला, कोई चांस रीअरेंजमेंट का हाई बन नहीं रहा, यहाँ OH लग गया खटाक से। ये देखिए एलिमिनेशन में क्या किया, लीजिए ये है CH3, ये है CH3, ये है यहाँ पर CH3, इधर CH3 लिख लें, ठीक, तो ज़्यादा आनंद आएगा। इसको ऐसे ऐसे लिखा जाए, कैसे कैसे दिखाता हूँ, कैसे कैसे। CH2 इसको H लिख लें, इसको Br लिख लें, ठीक। तो भैया ये यहाँ से Br निकला तो यहाँ आया प्लस, Br निकला तो यहाँ आया प्लस, ये लीजिए आ गया प्लस। जैसे ही प्लस आएगा तो ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा सिमेट्रिकल है, कहीं से भी निकालो। तो इस हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ पर आया माइनस, यहाँ प्लस, बॉन्ड बन गया। ये देखिए जनाब, वाह क्या करता चीज़ें हो जा रही हैं भाई। ये तो E1 तो निपट गया बुरी तरह से, मतलब डिफीट खा गया, ये तो एकदम जबरदस्त तरीके से डिफीट खा गया भाई ये तो। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन। हम बार बार पानी पानी कर रहे थे ना, पानी पानी पानी, चलो पानी का एग्जैक्ट मैकेनिज्म देख ही लेते हैं ग्राफ व्राफ के साथ, है ना। सो मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन व्हेन वाटर एक्ट्स एज ए बेस। वाटर तो बहुत सारी रिएक्शन कराई हम लोगों ने, प्रोडक्ट भी बना डाले, सब कुछ निपटा डाले, बट इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी अब देख लेते हैं कि कैसे ऑक्सीजनियम आयन वगैरह बनता है, जो सारी चीज़ें वो सब देखते हैं बढ़िया तगड़े तरीके से। ओके बेटा, चलिए तो देखते हैं भाई। ये देखिए रिएक्शन कुछ आपका ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि भैया CH3 होल थ्राइस C है, Br है, पानी डाला, हाई टेम्परेचर बोल दिया, 3 डिग्री है, वीक बेस है, हाई टेम्परेचर है, SN1। अभी तो इसका प्रोडक्ट बनाया था, ये वाला ये बना था कि नहीं बना था, और यहाँ से H3O प्लस बाहर। चलिए इसका मैकेनिज्म देखा जाए बेटे, क्या देखा जाए, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म भाई, मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म। CH3CBr, तो स्टेप 1 में क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट होता है। यहाँ बना दो ट्रांजिशन स्टेट, CH3 होल थ्राइस C, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, दिस इज योर TS1। क्या है बेटे, दिस इज TS1, TS1, ये TS1, ठीक है। तो ये टूट जाएगा और रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर टू SN1, ओके। अब जैसे ये टूट के अलग हो गया, कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन बन गया बेटे। अब कार्बोकेटायन बना बेटे, तो एक चीज़ बताओ बेटा मुझे, न्यूट्रल से चार्ज बन रहा है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो, या फिर एनर्जी दे रहे हो इसको, तो इसका जो डेलेज होगा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए भाई, और यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बन गया, ओके नो कोई बात नहीं। अब ये जो कार्बोकेटायन बन गया, अब क्या होगा बेटा, ये आपका बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब देखिए जरा बेटा सेकंड स्टेप में क्या होगा। अब ये आपका देखो वीक बेस है बेटे, ये न्यूक्लियोफाइल अगर SN होता तो न्यूक्लियोफाइल का काम करता, और यहाँ पर चूंकि एलिमिनेशन है तो किसका काम करेगा बेटे, ये बेस का काम करेगा। अब इसका अगर हम ट्रांजिशन स्टेट आपको यहाँ दिखाएं, देखिए CH3 C प्लस, है ना, CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पे H लिख दो ऐसे, ये आपका बीटा हाइड्रोजन है। अब पानी इसके पास आएगा बेटे, इसके पास है लोन पेयर, तो क्या होगा बेटा, इसके बीच में यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर, और देखो लोन पेयर है बेटे, है ना, ये प्लस चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये प्लस चार्ज है बेटा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो H प्लस के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज, देखो H प्लस के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होने लगेगा, तो इसका प्लस और इसका लोन पेयर क्या बनाने लगेगा, एक बॉन्ड बनाने लगेगा। तो क्या बेटा यहाँ पर आपका Bm होने लगेगा, और अगर यहाँ पर बॉन्ड बनने लगेगा तो यहाँ पर प्लस, समझ रहे बेटे, यहाँ पर देखो बॉन्ड बनने लगा ये वाला, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटने लगेगा, है ना, कुछ इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर माइनस आने लगेगा, और यहाँ पर प्लस है बेटे, देखो ये कुछ इस तरह से।
और फाइनली क्या होगा बेटे, क्या ये H3O प्लस बाहर हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर और प्लस चार्ज बेटे एक बॉन्ड बना लेगा, H3O प्लस बाहर हो जाएगा, देखिए बाहर हो गया, और जो बनना था वो बन जाएगा, क्या बन गया है ना, जरा देखिएगा, तो यहाँ से ये जो बनना था बन गया बेटे, तो H3O प्लस, और ये बॉन्ड टूट गया, अब यहाँ पे एक्चुअल माइनस है, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड आ गया, चल के बन गया। अब बेटा एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर अगर आप देखें बेटे, तो फाइनली आप क्या देख रहे हो कि प्लस चार्ज से बेटा मैं समझा चुका हूँ, न्यूट्रल हो रहा है, मतलब दिस इज मोर स्टेबल, और यहां तो बॉन्ड टूट रहा था और यहां तो बॉन्ड बन भी रहा है बेटे, तो इसका मतलब ये जो होगा, इसका जो डेल एच होगा दैट विल बी लेस देन 0। तो ये जो TS2 है, अगर एनर्जी की बात करें तो भैया एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था, यहां रिलीज हो रहा है नेट, तो बेटा बताओ एनर्जी ऑफ TS1 विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ TS2, और नेट प्रोसेस जो ये होता है, नेट आपका एक जो होता है, नेट आपका एंडो होता है, हीट ऑफ रिएक्शन इसका पॉजिटिव होता है, इसका जो नेट ग्राफ जाता है वो कैसा जाता है। अच्छा ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया अगर हमको यहाँ पे दें तो देखो, सबसे पहले बेटा क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिएगा, ये तो कंफर्म है कि बेटा आपका प्रोडक्ट ऊपर होगा, रिएक्टेंट नीचे होगा, बिकॉज एंडो है। अब क्या होगा बेटा, पहले स्टेप में देखो एनर्जी ज़्यादा है तो TS1 बनेगा कुछ हाई एनर्जी पे, TS1 बन गया यहाँ पर, उसके बाद नीचे आएगा कुछ इस तरह से, और जो दूसरा TS2 बनेगा उसका एनर्जी कम है, तो बेटा ये थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे चला जाएगा, ऐसे, ये आपका TS2 होगा, और यहाँ पर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट होगा, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट होगा, अल्कीन होगा, राइट, और ये TS1 कौन सा वाला, ये वाला आएगा यहाँ पर, और ये TS2 ये वाला आएगा यहाँ पर, ये वाला, और बेटा यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट ये वाला आएगा यहाँ पर। तो आप इनकी पोजीशन भी यहाँ पे इनको शो करके भी दिखा सकते हो, बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है यहाँ पर नीचे। कहानी क्लियर हो गई, पूरा मैकेनिज्म समझ में आया क्या बेटे? सो ये है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इवन रिएक्शन व्हेन H2O एक्ट्स एज ए बेस, बहुत सिंपल, देखते जाएं खतरनाक तरीके से। डेल्टा H पॉजिटिव है, मोर बॉन्ड हैज टू बी ब्रोकन, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, आपको पता है। इन केस ऑफ E1 बेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक, नो इफेक्ट ऑफ बेस इन RDS, है ना। RDS में चूंकि बेस ही यूज ही नहीं हो रहा है, RDS में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट हो रहा है, वहां पर लिविंग ग्रुप का वाला बॉन्ड टूट रहा है बेटे, सो देयर इज नो रोल ऑफ बेस इन RDS। RDS इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। बट ये बात एग्जैक्टली अगर हम ये बोलें, देखो बेस इज स्ट्रॉन्ग वीक, ये हम ठीक है, ये बात ठीक है कि स्ट्रॉन्ग या वीक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पर बेटा हमें अगर मोस्ट प्रोबेबली हमें यहां पर कैसे रखना होगा बेटा, वीक रखना होगा। क्यों क्यों बेटा, क्योंकि अगर स्ट्रांग होगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, अगर स्ट्रांग होगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बेटे नहीं हो पाएगा। क्यों, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन नहीं बन पाएगा और फिर हम उसकी मैकेनिज्म की बात नहीं कर पाएंगे बेटे। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये चीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है, राइट, ओके। तो तगड़ी बात हो जाती है भाई, ओके, ये बात तो आपको समझ में आ जाती है ना। नो रोल ऑफ बेस इन RDS। मॉलिक्युलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड, भैया 2 स्टेप में हो रहा है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है बेटे, 2 स्टेप में हो रहा है। क्या कर रहे हैं जनाब आप, देखिए 2 स्टेप में हो रहा है, नॉन एलिमेंट्री है, तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं होता है। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू RDS बोलेंगे तो यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 होगा। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक अभी बताया था कि नहीं बताया था, एक बार खटाक से आप फिर से देख लेते हैं, देख लीजिए जनाब, ठीक है। सो मॉलिक्युलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज नॉन एलिमेंट्री है, बट मॉलिक्युलरिटी ऑफ RDS इज 1, दैट्स व्हाई कॉल्ड यूनिमॉलिक्युलर, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। If E1 and SM1 only difference of temperature, other factors are same, टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है और सेकंड स्टेप डिफरेंट रहता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन RDS, देयरफॉर रेट ऑफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म, बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बोलो ना बेटा, है ना। तो जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते जाओगे, है ना, एंडोथर्मिक है तो बेटा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी, डेल जी उतना ही नेगेटिव होता चला जाएगा, रिएक्शन उतनी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होती जाएगी और उसका रेट E1 का इंक्रीज होगा। कार्बोकैटायन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, सो देयरफॉर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कैन टेक्स प्लेस। सो इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तो पॉसिबिलिटी पहले पूरी होगी, रीअरेंजमेंट होगा, देन आगे की बात होगी। कार्बोकैटायन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस बोल दिया है। रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। अब बताओ, अल्काइल हैलाइड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। 3 डिग्री है तो बेटा हायर डिग्री का मोर चांसेस होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री से। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट में अगर केवल लिविंग ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है तो बेटा उसकी नेचर पर भी डिपेंड करेगा। मोर लिविंग टेंडेंसी, मोर विल द चांसेस ऑफ E1, तो देखो RI सबसे अच्छा होता है, RF सबसे लास्ट, ये तो खत्म कहानी इसकी होती है। सॉल्वेंट PPS लेंगे, क्यों, क्योंकि वो X- को घेर लेगा और रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं जाने देगा, याद है ना, फॉरवर्ड चला जाएगा रिएक्शन। नेचर ऑफ बेस,
है ना। तो नेचर वैसे बेस का क्या होगा, इंडिपेंडेंट होता है बेटे, आरडीएस पर अब वो आता ही नहीं है, बट अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो देर इज ए चांसेस ऑफ कि भाई, है ना, वो फर्स्ट स्टेप को भी अफेक्ट कर जाए, है ना। हालांकि रेट पर वो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्या मैंने बोला, रेट पर उसका इफेक्ट नहीं आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू आर एक्स। सो ऑर्डर 1 होगा, मॉलिक्युलैरिटी 1 होगा, ऑर्डर 1 होगा, देखो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आरडीएस ये है, यहाँ पे 1 है, जो कोफिशिएंट है एलिमेंट्री रिएक्शन का वही ऑर्डर होता है। और अगर नॉन एलिमेंट्री का ऑर्डर की बात की जाए तो बेटा वो एक्सपेरिमेंटल निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है बेटे, वो एक्सपेरिमेंटल निकाला जाता है। तो ये सारी कहानी समझ में आ गई आपको। अब एक चीज़ और देख लें आप बेटे फटाक से, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ E1 रिएक्शन। अरे भैया अभी तो बताया था, क्या यही था, TS1 TS2 रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। देखिए टेम्परेचर आपका मेन फंक्शन है, पता है। एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए, देखिए अब देखिए मैंने बना के दिखा दिया, देखिए एग्जैक्टली देखो बना के दिखा दिया। देखिए ये ऐसे क्या, TS1 सब ज़्यादा है, देखिए ये आपका रिएक्टेंट था, देखिए यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट ये बन गया, फिर TS2 इसका एनर्जी कम था, यहाँ तक पहुँचे, फिर देखिए प्रोडक्ट में आपका एल्कीन बना। और ये जो डिफरेंस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का होता है वो डेल्टा एच होता है। अच्छा ओवरऑल ये ऊपर रहा, बता चुका हूँ, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। बोलो बेटा, तो ग्राफिकल एनालिसिस E1 में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, मतलब कैसे रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा, क्या उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, मतलब क्या बेटा सारी कुछ हर चीज़, एग्जांपल्स भी, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, वो पूरा का पूरा टेबल कि 1 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में क्या होगा, रेजोनेंस है तो क्या होगा, वीक बेस है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, मॉडरेट बेस है तो क्या होगा। बेटा क्या सारी कहानी E1 की निपटा दी बने, आपको समझ में आया क्या, बोलो बेटा। सो दिस इज द मैकेनिज्म एंड क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा मुझे लग रहा है कि आपने तगड़े से एंजॉय किया होगा, जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया होगा, है ना। और ये लेक्चर्स बेटा अच्छे से देखते जाएं, खूब एंजॉय करते जाएं। और बेटा हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, है ना। आपको तब तक क्या करना है बेटा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें बेटा, कमेंट जरूर करें, ठीक है, एंड शेयर भी करें दोस्तों के साथ, है ना। एंड थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एकदम धमाकेदार तरीके से। और एलिमिनेशन रिएक्शन में ही हम लोग आगे बात करेंगे, बहुत कुछ बताना है बेटे, बहुत कुछ सिखाना है आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।